हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और आपका प्रशांत कोडर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम HTML फॉर्म टैग के बारे में जानेंगे। ये बेसिकली पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि पार्ट 1 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ में अच्छे से डिटेल में बताऊँ जिससे आपको समझ में आए, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पहले हम ऑडियो एंड वीडियो टैग के बारे में डिटेल में जान चुके हैं और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जान चुके हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी HTML की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने ये सीरीज़ को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे HTML के भी सीरीज़ में चला रहा हूँ, उसके बाद मैं CSS की भी चलाऊँगा। तो बेसिकली आपको पहले HTML कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म टैग के बारे में। आपने बहुत सी वेबसाइट में देखे होंगे कि फॉर्म टैग जो रहते हैं, लॉगिन हो गया, पासवर्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो फॉर्म टैग तो सब वेबसाइट में ज़्यादातर लगते ही हैं और इसका डेटाबेस भी होता है। बट अभी हम डेटाबेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली यहाँ पे क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, वो भी विदाउट CSS हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है HTML के थ्रू। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारा कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, जेंडर कौन सा है, मेल है कि फीमेल है, उसके हिसाब से हॉबीज़ है, हॉबीज़ में मैसेज भी हम हॉबीज़ भी दे सकते हैं, हॉबीज़ के साथ साथ हम यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेव कर देंगे, रीसेट कर देंगे, जिससे सारा चीज़ वापस ऐसा नॉर्मल हो जाएगा। देखते हैं अगर हम इसको फिल कर दें तो कैसा दिखता है। अगर हम इसको फिल कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पे नेम आ चुका है, पासवर्ड भी हाइड आ रहा है, सेंडर भी सिलेक्ट है, यहाँ पे हॉबीज़ भी आ रही है। फिलहाल एक मिस्टेक हो गई, मैंने हॉबीज़ के अंदर इंडिया लिख दिया है, आप इस बात को इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैसेज भी मैंने दे दिया है। तो यहाँ मैंने सेव और रीसेट की बटन भी डाल दी। चलो हम लोग देखते हैं इसमें आखिर काम कैसे हो रहा है। तो नेम में जो हमने लिया है, वो जो जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है और जो पासवर्ड है वो भी एक इनपुट का ही टैग है, यानी उसका टाइप पासवर्ड है। तो जेंडर में रेडियो बटन आता है, उसमें भी एक टाइप ही होता है रेडियो। और जो हॉबीज़ है वो सिलेक्ट बॉक्स की तरह काम करता है। यहाँ पे डिटेल में दे सकते हैं कि आपको क्या करना है। और मैसेज है, ये टेक्स्ट एरिया पर्टिकुलर, इसका एक टैग आता है, ये कोई इनपुट टाइप नहीं है, पर्टिकुलर इसका टैग आता है। हम इसका नेम देके डेटा भेज सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो हम यहाँ पे सेव बटन है, वो भी टाइप में आता है, हम लोग टाइप में सबमिट डाल देंगे और उसकी वैल्यू सेव कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू सेव हो जाएगा। और इनपुट टाइप के अंदर रीसेट भी आता है, तो वहाँ पे एक रीसेट नाम की बटन आ जाएगी, जिससे हम उसमें क्लिक करेंगे तो सारा फॉर्म जितना भी हमने फिल किया था वो वापस रीसेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके आखिर ये वर्क कैसे होता है। सबसे पहले हम अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से आपको ध्यान से देखना है मैं कैसे वर्क करता है। इसमें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी hello.html नाम से सेव करके रखा है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने hello.html नाम से सेव किया, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए hello.html। अब मैं यहाँ से चालू करूँगा अपने फॉर्म टैग को स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम HTML का जो बॉयलर प्लेट आती है वो ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे फ़िलहाल लॉगिन डाल देते हैं। ठीक है, लॉगिन के लिए, बाकी हम तो रजिस्ट्रेशन बनाने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं, खाली हम फॉर्म के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम कोई भी कहीं पे भी फॉर्म देखते हैं तो एक्चुअली फॉर्म टैग के अंदर ही होता है। तो पर्टिकुलर HTML हमको एक फॉर्म टैग प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या हम डेटा कहीं पे भी भेज सकते हैं फॉर्म टैग की मदद से। तो चलिए देखते हैं हम लोग फॉर्म टैग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ फॉर्म टैग ले लेंगे, यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने फॉर्म टैग। उसके बाद हम इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे हमको इनपुट बॉक्स लेना है, यानी इनपुट नाम का एक टैग है। ठीक है, इनपुट नाम का एक टैग है, उसका जो हमको टाइप देना है वो हमारा टाइप टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, आप इतना समझ गए होंगे। तो मैं आपको फॉर्म के एट्रीब्यूट्स थोड़े बता देता हूँ। तो फॉर्म के अंदर जो पहला एट्रीब्यूट्स आता है उसको हम एक्शन कहते हैं। एक्शन मतलब हम यहाँ पे कोई से भी पेज में, जैसे बटन में क्लिक करें तो बटन में क्लिक होने के बाद यूज़र को कौन से पेज में लेके जाना है उसका URL हम यहाँ देंगे। जैसे मैं सपोज करूँ यहाँ पे PRS डॉट, अगर मेरे पास PHP का है मैं PHP दे दूंगा, अगर HTML का है तो मैं HTML दे दूंगा। पर्टिकुलर जब फॉर्म सबमिट होगा तो बटन पे क्लिक करने पे यही पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा जो आपने पाथ यहाँ पे देकर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट कैसा दिख रहा है। तो मैं इसको पहले सेव करता हूँ और मैं इसको मैग्नीफायर को बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए
हट जाए। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैग्नीफायर को माइनस कर देता हूँ। उसको सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, लेकिन आप बोलोगे यार नेम तो आया ही नहीं। ठीक है, उसका भी करते हैं। देखो नेम के लिए पर्टिकुलर हम यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसलिए नेम नहीं लिखा कि आपको पहले बता दूँ, कि नेम और लेबल भी एक टैग होता है। वो लेबल टैग फॉर्म के अंदर ही आता है। आप बाहर भी उसका यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादातर यूज़ इसका फॉर्म टैग के अंदर होता है। आइए देखते हैं लेबल टैग का आखिर काम क्या होता है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, मैं यहाँ पे नेम लिख दिया, सेव करता हूँ। उसके बाद मैं ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये भी वर्क कर रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। देखो मैं यहाँ पे नेम में जैसे कर्सर लेके जाऊँगा तो ये देखिए सिलेक्शन वाला कर्सर आ जाता है यहाँ पे, है ना, सिलेक्शन वाला कर्सर आ गया है। तो इसलिए हमको यहाँ पे लेबल में क्लिक करना पड़ता है। जैसे कोई होता है ना कि इधर ना क्लिक करके वो नेम में क्लिक करता है, तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाना चाहिए। लेबल का यही काम आता है, और लेबल के अंदर एक ही एट्रीब्यूट होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लेबल के बारे में। तो मैं इस नेम को हटा देता हूँ यहाँ से। इस नेम को हटा के मैं यहाँ पे एक लेबल ले लूँगा। लेबल के अंदर मैं इस लेबल को इधर ही रहने देता हूँ। इसके अंदर मैं नेम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने नेम लिखा। अब मैं इसको सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ से हमारा कर्सर, वो जो सिलेक्ट वाला आता था वो हट चुका है, वाला हट चुका है, सिलेक्ट वाला बन के आता था। ये देखो, तो आप लेबल का मतलब समझ गए होंगे। इसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हमने इतना कर लिया। अब हमको ऐसे ही पासवर्ड भी बनाना है। तो हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं। लेबल के अंदर हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डाल दें लेबल के अंदर। फिर यहाँ पे हम एक इनपुट टाइप ले लेंगे। इनपुट टैग ले लिया, उसके अंदर पासवर्ड नाम का भी एक टाइप पासवर्ड होता है। अगर पासवर्ड रखेंगे तो जो हम यूज़र डालेगा वो दिखाई नहीं देगा। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। मैं लिख देता हूँ पासवर्ड डालने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है। अब पासवर्ड यहाँ पे मैं अगर कुछ टाइप करूँगा तो ये देखिए हाइड होके आ रहा है, पूरा हाइड होके आ रहा है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, ये पासवर्ड नेम के नीचे आना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और इस जगह मैंने आपको पहले एक टैग बताया था, BR टैग लगा देंगे। मैं 2 बार लगा देता हूँ, BR टैग लगा दें, उसका सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए नेम और पासवर्ड आ चुका है। नेम हम यहाँ कुछ भी डालेंगे, और यहाँ पासवर्ड भी हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद मैं चलता हूँ वापस अपने टेक्स्ट एडिटर के पास, और वापस हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे कि बगल में ना है, नीचे है, हम कुछ भी लिखें। मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ब्रेक हो गया। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए सेंडर। ये भी हम लेबल के अंदर ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लेबल टैग ले लेते हैं। लेबल के अंदर हम सेंडर ले लेंगे। अब सेंडर के अंदर हम यहाँ पे वापस इनपुट टैग ले लेंगे। इनपुट टाइप के अंदर हमको देना है यहाँ पर रेडियो दे देंगे तो पर्टिकुलर एक बटन बन के आ जाएगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा सेंडर, और यहाँ पे आ चुका है रेडियो बटन, जिसमें हम क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने रेडियो बटन तो ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे रेडियो बटन के बाद हमको दिखाना भी तो है मेल है कि फीमेल है। तो हम यहाँ पे एक वापस लेबल ले लेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे मेल। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है मेल। और देखिए यहाँ पे हमको गैप नहीं मिला, थोड़ा हमको गैप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो जेंडर के आगे हम लोग यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा दे देंगे, तो ये मेंटेन हो जाएगा। ये देखिए जेंडर हो चुका है। बाकी हम इसको CSS के थ्रू बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो हमने नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। अब देखो यहाँ पे मैं मेल के हटा के फीमेल भी ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो हमने इनपुट टैग लिया था ना यहाँ से, और अगर इसके आगे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। अब हमको यहाँ पे मेल के जगह यहाँ पे डाल देना है फीमेल। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे फीमेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमेल। ओके, इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे हो चुका है नेम, पासवर्ड और जेंडर सिलेक्ट मेल फीमेल। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक दिक्कत बताता हूँ। सबसे पहली दिक्कत, अगर मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें भी क्लिक हो रहा है और इसमें भी क्लिक हो रहा है। पहले हमको इसको सही करना होगा। ये कैसे होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं कोडिंग पार्ट में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको जूम करके थोड़ा बता देता हूँ, अच्छे दिखाई दे। तो ये रहा हमारा जेंडर का।
तो हमारा जेंडर का जो नेम है, जो नेम सेंडर ये इधर लिखा है इस लेवल में। सुनो, अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जेंडर में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, अगर मैं इनपुट टैग के अंदर जो हम यहाँ पे नेम आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे नेम कुछ भी दे दूँ, जैसे मैंने दे दिया ABC, ठीक है। इस इनपुट टैग का मैंने इस रेडियो बटन पे नेम दे दिया ABC। अगर इस नेम को मैं इधर से सिलेक्ट करके इसी नेम पे ABC दे दूंगा तो क्या होगा? तो पर्टिकुलर रेडियो बटन एक ही सिलेक्ट होगा। क्या मजाक कर रहे हो? सही में देखिए यहाँ पे, देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ। इनपुट टाइप के अंदर मैंने रेडियो बटन लिया है, उसका नेम मैंने यहाँ पे ABC लिख दिया जो मेल का है, और इस मैंने इनपुट टैग के अंदर वापस नेम ले लिया है जो फीमेल का, उसके अंदर हमने मेल ले लिया है ABC, सॉरी नेम ले लिया है ABC। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे सेंडर के अंदर मैं मेल में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फीमेल में क्लिक कर रहा हूँ। देखा आपने, मतलब पर्टिकुलर एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, दोनों हो रहे थे। मैंने इसमें क्लिक किया तो भी हो रहा है, इसमें क्लिक किया तो उसमें से हट के इसमें लग जा रहा है। ओके, आप समझ गए? चलिए आपको मैं एक बार वापस बता देता हूँ इसमें मैंने क्या किया है। एक्चुअली मैंने क्या किया, इनपुट टाइप का जो मेल का टाइप है, जो रेडियो है, उसमें मैंने नेम से ABC दे दिया है। मैंने फीमेल के लिए इनपुट टाइप रेडियो लिया है, उसमें भी मैंने नेम ABC ले लिया है। पर्टिकुलर दोनों रेडियो बटन का नेम है वो ABC है, मतलब दोनों में से कोई एक ही क्लिक होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपका कहना है भैया कि अगर मैं इस ABC को ना लिखूं तो ये वर्क नहीं करेगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ऑफकोर्स करेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे PQRS लिख दूँ, ठीक है। PQRS को मैं यहाँ पे आके इधर पे PQRS लिख दूंगा तो भी वर्क करेगा। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो इधर से एक सिलेक्ट हो रहा है, इधर एक सिलेक्ट कर रहा है। हाँ, ये मैंने अपने मन से नाम नहीं लिखा है, आपको जो लिखना आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ज़्यादा जैसे जो भी इस प्रोग्राम को देखे, मतलब जो भी इस फॉर्म को देखे तो उसको समझ में आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जेंडर ही लिख सकता हूँ। जेंडर लिख दिया, इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे इस नेम में भी पेस्ट कर देता हूँ। तो भैया क्या ज़रूरी है जेंडर लिखना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ज़रूरी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो मैं आपको बताने के लिए लिखा हूँ। अभी देखो मैं इसको सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए तो भी एक ही सिलेक्ट होगा, ये रहा रेडियो बटन। इसमें क्लिक किया उधर से हट गया, इसमें से क्लिक किया उधर से हट गया। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इनपुट टैग के अंदर जो रेडियो बटन लिया है, मैं कितने भी रेडियो बटन ले सकता हूँ, उसके बाद अगर मैं नेम सब में सेम लिखूंगा तो पर्टिकुलर एक ही सिलेक्ट होगा? हाँ, सच में, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं आप। फिलहाल तो मैंने इधर मेल और फीमेल का ही लिया है, ठीक है। तो चलो ये हमारी पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब हम लोग दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। अब आप बोलोगे भैया अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सब सही तो सिलेक्ट हो रहा है, जेंडर के अंदर इधर हो रहा है, इसके अंदर ये सिलेक्ट हो रहा है। सबर कर, देखो बता रहा हूँ। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इधर पे नहीं क्लिक करते हैं, मेल के ऊपर क्लिक करते हैं। मेल में मैं क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं हुआ। फीमेल में मैंने क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो हमको ये भी सेट करना पड़ेगा। यस, आप सोच रहे होंगे ये कैसे करेंगे? ऑफकोर्स करते हैं। देखिए मैंने आपको इसलिए पहले बताया था कि हम इसको लेबल टैग के अंदर लिखेंगे, जिससे क्या ये क्लिकेबल हो सके अगर हम इसको बनाए तो देखिए हम लोग इसको क्लिकेबल बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारा मेल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मेल में क्लिक किया, मेल के रेडियो बटन के इनपुट टैग में अंदर एट्रीब्यूट में लिख देता हूँ ID, ठीक है। ID मैं यहाँ पे ID के अंदर लिख देता हूँ मेल, ठीक है। और मेल का लेबल ये रहा ना, ये रहा, इधर पे दिख रहा है आपको। मैं मेल के लेबल के अंदर जाके इसकी एक एट्रीब्यूट होती है 4 नाम की, मैं इसमें भी दे दूंगा मेल। हाँ, मेल दे दिया। क्या मजाक करो भैया, एक बार रन करके बताओ, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, देखिए अब मैं अगर ये मेल में क्लिक करूँ हो रहा है, फीमेल में नहीं होगा क्योंकि हमने फीमेल की कोडिंग नहीं की अभी, पर मेल में हो रहा है ना। अब मैं फीमेल में इधर क्लिक करूँ, मेल में वापस क्लिक करूँ, हो रहा है। समझे दिक्कत को? चलिए अब हम लोग फीमेल में करते हैं, ठीक है। हम लोग फीमेल में जाते हैं
और यहाँ फीमेल के लेबल के अंदर जाके हम यहाँ पे 4 दे देते हैं और हम यहाँ पे भी लिख देंगे फीमेल। ठीक है, यहाँ पे से कॉपी कर लेंगे और जो फीमेल का इनपुट टैग है उसके एट्रीब्यूट में जाके हम इसको दे देंगे आईडी। आईडी का भी नाम फीमेल दे देंगे। हो गया, सेव करके देखें। ये देखो, रिफ्रेश किया, मेल में क्लिक किया, फीमेल में क्लिक किया, मेल में, फीमेल में वर्क कर रहा है। हाँ, तो आप सोच रहे हो भैया एक बात बताओ, जो आईडी मेल लिखा है और जो लेबल के अंदर मेल लिखा है वो लिखना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बट ये हाँ, एक कंडीशन है, दोनों सेम होने चाहिए। हाँ, ये कंडीशन करनी पड़ेगी। अब मैं इधर एक काम करता हूँ, मैं ABC लिख देता हूँ। ठीक है, इस ABC को कॉपी करके मैं इस मेल के जगह ABC लिख दूंगा। ऑफकोर्स वर्क करेगा सही में। रन करके दिखाऊं? ये देखो, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो देखो मैं मेल में क्लिक कर रहा हूँ, फीमेल में क्लिक कर रहा हूँ, हो रहा है। ऐसा हम फीमेल में भी कर सकते हैं। हाँ, फीमेल के अंदर मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो अपना नाम दे दूँ, दे दिया आईडी में। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जो इसका 4 है लेबल का उसको भी दे देता हूँ। सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश, वर्क कर रहा है। हाँ, बिल्कुल करेगा। तो भैया आपने पहले मेल फीमेल क्यों लिखा? मैं इसलिए लिखा कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या पर्टिकुलर मेल फीमेल लिखना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। बट हाँ, मैंने आपको कंडीशन बता चुका हूँ, कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ऐसा है कि अगर जो हमने लेबल लिया है उस लेबल में कोई क्लिक करेगा तो हम कोई भी इनपुट टैग को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं इसको ही करो, कोई भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर आईडी और 4 सेम होने चाहिए। सच में, बिल्कुल। जो मैंने ऊपर इनपुट टैग्स लिया है टाइप में, अगर मैं उधर पे कर दूं तो ऑफकोर्स होगा। क्या मजाक कर रहे हो? सही में देखो, मैं करके बताता हूँ। ऊपर गया, देखो मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद मैं नेम में क्लिक करता हूँ, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। बहुत से यूज़र ऐसे हो सकते हैं नेम में क्लिक करें तो उनको नेम में क्लिक करने के बाद ही इधर कर्सर है। ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना, जरूरी नहीं कि यूज़र यहीं पे क्लिक करे, नेम पे भी क्लिक कर सकता है। इसमें भी हम वही लगा देंगे। हम क्या करेंगे, जो नेम का लेबल है उसमें हम 4 एट्रीब्यूट लगा देंगे, उसमें हम दे देंगे नेम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं नेम ले लिया, उसके बाद हम इनपुट टैग के आईडी में जाएंगे, मैंने आईडी ले ली, उसके बाद नेम लिख दिया, सेव किया, रिफ्रेश, हमारा काम हो चुका। अब कोई नेम में क्लिक करेगा तो भी हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि हम लेबल इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी हम इनपुट टैग को या किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सके लेबल पर क्लिक होने पे। समझ गया? इतना क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने अभी तक क्या डिज़ाइन किया? नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, जेंडर हो गया। जेंडर आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, प्रैक्टिस कर ही लेना है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार वापस देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब हमारा बात हो चुका है पासवर्ड तक। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़े इनके इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में जान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए अब मैं सबसे पहले नेम में आता हूँ, नेम का। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, हटा तो नहीं, बेसिकली रहने देता हूँ, जाने दो, इसमें भी एट्रीब्यूट्स बताऊँगा। तो नेम में इससे इनपुट टैग टेक्स्ट में आया, मैं इसके एट्रीब्यूट्स को मैं थोड़ा छोटे कर दूँ। इसके एट्रीब्यूट में मैं आके जूम कर देता हूँ, क्या दिक्कत नहीं होगी, शायद मैं खोल के ही रखा हूँ, राइट। तो इसको मैं ऑन कर दिया। तो अब ये ध्यान से देखना, ये एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो फॉर्म टैग है मैंने आपको उसमें एक बताया एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे एट्रीब्यूट का बात करते हैं। तो दूसरी एट्रीब्यूट होती है वो मेथड नाम की होती है। मेथड, बेसिकली मेथड के अंदर 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे गेट लिख सकते हैं और यहाँ पे हम पोस्ट लिख सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लगी रहती है वो गेट ऑटोमेटिक ही सेट रहती है। बाकी हम मेथड के अंदर गेट और पोस्ट लगा सकते हैं। आप बोलोगे भैया ये गेट और पोस्ट क्या चीज़ है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं खाली आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ, लेकिन जब लास्ट में बन जाएगा ना हमारा, तो हम गेट और पोस्ट का मेथड अच्छे से समझ जाएंगे। बट मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ। मेथड यानी अगर किसी ने फॉर्म फिल किया, उसके बाद जब वो सबमिट में क्लिक करेगा ना, तो आप देखना
जो हमने सबमिट में फिल किया है वो सारा ऊपर यूआरएल में दिखाई देगा। वो बेसिकली गेट ही रहता है। अगर हम इसमें पोस्ट डाल दें तो जो सारा डेटा है ना वो यूआरएल में दिखाई नहीं देगा। यस, मैं समझा नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ। आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप जब उसमें लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपने जब यूज़र नेम डाला और पासवर्ड डाला और सबमिट में क्लिक किया, लॉगिन में क्लिक किया, लॉगिन में क्लिक करने के बाद जब आप लॉगिन में क्लिक करते हैं तो उसका डेटा जो आपने डाला है वो क्या यूआरएल में दिखता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें पोस्ट मेथड लगी रहती है। अगर उसमें गेट लगा देंगे तो क्या होगा, अगर हम जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे सबमिट बटन पे क्लिक करते वो भी यूआरएल में दिखाई देगा। आपको अभी समझ गया, मैं आपको घंटा समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। तो अभी हमने मेथड को हम साइड में रखते हैं। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम टारगेट कहते हैं। टारगेट, टारगेट के अंदर भी वैल्यूज आती है। एक आती है अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर सेल, और भी आती है अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर चाइल्ड। ये सब अभी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम टारगेट के दो वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि होता क्या। अगर मैं अंडरस्कोर यहाँ पे ब्लैंक लिख दूँ, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करेगा ना तो जो हमने एक्शन में पेज दे के रखा है ना वो उसी टैब में ओपन नहीं होगा, वो दूसरे टैब में ओपन होगा। हाँ, आप नहीं समझे होंगे, ठीक है मैं बताता हूँ। जैसे आपने अपना इंस्टाग्राम लॉगिन किया, लॉगिन में क्लिक करते ही आपका इंस्टाग्राम खुल जाता है, तो क्या दूसरे पेज में खुलता है कि उसी में ही खुलता है? उसी में ही खुलता है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो ब्लैंक सेल्फ लगी होती है, अंडरस्कोर सेल्फ लगी होती है। अगर हम उसमें जाके अंडरस्कोर ब्लैंक डाल दे तो क्या होगा, जैसे आप लॉगिन में क्लिक करोगे ना तो दूसरे टैब में ओपन हो जाएगी आपकी इंस्टाग्राम आईडी। हाँ, हम लोग इसको दूसरे टैब में ले जाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ गए? नहीं समझोगे तो मैं आगे बता दूंगा। अगर हाँ, ये जो टारगेट है वो ब्लैंक है, वो मैंने आपको पिछले की वीडियो में बता के रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो। मैंने एंकर टैग के अंदर बताइए, एंकर टैग के अंदर भी काम करता है क्योंकि वो भी एक क्लिकेबल होता है, हाइपर लिंक होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर हमको तीन एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्शन, मेथड और टारगेट। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट की, मतलब लेबल के अंदर नेम में इनपुट की। इनपुट का सबसे पहला जो एट्रीब्यूट की बात करूँगा वो जो HTML5 में ही आया है। पहला ये एट्रीब्यूट नहीं होता था। तो हम लोग उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या होगा, अगर मैं वैल्यू में लिख दूँ, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, ये हम यूज़र को ही डालनी पड़ती है, मतलब जो डेवलपर है हम जैसे। तो हम यहाँ पे एंटर लिखेंगे, एंटर योर नेम, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर दूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस इनपुट टैग के अंदर मैंने प्लेस होल्डर लगाया, एंटर योर नेम, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ चुका है एंटर योर नेम। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा ऑटोमेटिक हट जाएगा। यस, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है ये HTML5 में आया है, पहले नहीं था। पहले बगल में लिखा ही रहता था कि आपको क्या एंटर करना है। तो प्लेस होल्डर का आपको काम समझ में आया। वैसे हम पासवर्ड भी डाल सकते हैं, ऑफकोर्स डाल सकते हैं, देखिए। अरे भाई हट जा यार, मैं यहाँ पे आया पासवर्ड में, पासवर्ड के मैं इनपुट में जाके यहाँ लिखूंगा प्लेस होल्डर, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो इसको डाला, हट गया, यहाँ पे डाला, हट गया, समझ गया प्लेस होल्डर का काम। उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट आता है। हमने प्लेस होल्डर समझा, तो मैं एक काम कर थोड़ी देर के लिए प्लेस होल्डर हटा देता हूँ। उसके बाद जो एट्रीब्यूट आता है उसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। वैल्यू मतलब अगर मैं यहाँ पे नेम डाल दूँ प्रशांत, ओके, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, लगता है सेव नहीं हुआ क्योंकि प्लेस होल्डर अभी भी आ रहा है। मैं यहाँ पे आके ओके मैंने गड़बड़ क्या कर दी, मैंने पासवर्ड में वैल्यू डाल दी,
आपको इसलिए समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ से इसको इधर से हटा लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से इसको हटा के ऊपर नेम वाले में डाल देता हूँ। यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में जो प्लेस होल्डर है उसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हट गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को वापस यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नाम लिख के आ रहा है, मैं इसको मिटा सकता हूँ। वैल्यू पर्टिकुलर जो हम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू लिखेंगे उसके अंदर हम कोई वैल्यू डालेंगे वो इधर दिखाई देगी। प्लेस होल्डर में ऐसा काम नहीं था, प्लेस होल्डर में उल्टा था। प्लेस होल्डर में भी लिख के आता था, बट जो हम कुछ टाइप करते थे वो हट जाता था। बट इसमें हम ऑलरेडी वैल्यू पहले से डाल सकते हैं। भैया यूज़ कहाँ पे होता है? ठीक है, ये यूज़ बेसिकली उस जगह पे होता है जहाँ पे जैसे मेल हो गया, मैसेज हो गया, तो हम लोग लिखते हैं ना हेलो, गुड आफ्टरनून, ये सब हम ही लोग डिज़ाइन करते हैं, उनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है। वैल्यू मतलब वैल्यू के अंदर, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हम अगर कोई वैल्यू देते हैं तो वैल्यू उसके अंदर पहले से ही आ जाएगी। यस, ठीक, समझ गया। अब मैं वापस जाता हूँ अपने एट्रीब्यूट के अंदर। वैल्यू के बाद एक और एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर करके, रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको कोई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। बेसिकली पहले मैं इस वैल्यू को हटा देता हूँ क्योंकि वैल्यू अपने को थोड़ी दिक्कत देगी, रिक्वायर्ड का ये काम नहीं होता है। सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। ठीक है, आप बोलोगे भैया कुछ चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने रिक्वायर्ड डाला है। जब कोई सबमिट करे ना तो उधर पे लिख के आना चाहिए आपको ये नेम डालना है, मतलब डालना है, तभी हम फॉर्म के आगे आपको भेजेंगे, वरना आपको भेजेंगे नहीं जब तक आप डालोगे नहीं। ये HTML5 में आया, पहले नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ये HTML5 के अंदर ही आया। तो आप रिक्वायर्ड का एक बार करके बताओगे? बिल्कुल। ये देखो, मैं फॉर्म टैग के अंदर ही मैं एक इनपुट ले लेता हूँ। इसका मैं लिख देता हूँ सबमिट। सबमिट ले लिया, इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ। वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, चलेगा। अगर मैं इधर वैल्यू दे दूंगा तो सबमिट की जगह वो वैल्यू लिख के आ जाएगी जो मैं दूंगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। सबमिट आ चुके। एक दिक्कत आ रही, बताओ क्या दिक्कत है? मैंने ब्रेक नहीं लगाया। मैं यहाँ से इसको उठा लूँगा और इस ब्रेक को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। उसके बाद मैं इधर पे आके ब्रेक को लगा दूंगा, सेव करूँगा, रिफ्रेश। ठीक है, अब देखो मैं जैसे सबमिट बटन में क्लिक कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? लिख के आ रहा है, 1 मिनट, ये आ रहा है। देखो ये जो आ रहा है ना सजेशन में, इसको भी हम हटा सकते हैं। अगर हम इसमें क्लिक करते तो सजेशन में आता है। तो एक काम करते हैं, जो हम रिक्वायर्ड उसको बाद में देखते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि बार बार बीच में बहुत आ रहा है ना। देखो, अगर आपको जो सजेशन आता है टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करने के बाद, तो हम उसका भी एक एट्रीब्यूट होता है, उसको हम कर देंगे। तो यार इसके लिए एक और एट्रीब्यूट आता है जो हमको बार बार डिस्टर्ब करता है, हम उसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट। यस, तो क्या भैया इसकी कोई वैल्यू नहीं होती? जैसे आपने रिक्वायर्ड लिखा है वैसे ऑटो कंप्लीट नहीं, इसकी होती है। कितनी वैल्यू होती है? 2 वैल्यू होती है, ऑन होती है, ऑफ होती है। बाय डिफॉल्ट ऑन है, हम इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ हो गया। अब सेव करता हूँ मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ क्लिक करने पे आ रहा है सजेशन, नहीं आ रहा ना, मतलब उसको हमने ऑफ कर दिया, जो बार बार हमको दिक्कत दे रहा था। तो चलो हम लोग देखते हैं रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड जो हमने पीछे स्किप कर दिया था क्योंकि ये बीच बीच में बहुत आ रहा था सजेशन। मैं यहाँ पे आके सबमिट में क्लिक करता हूँ। क्या लिख के आ रहा है? प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मतलब वैलिडेशन ऑलरेडी, जो खाली बॉक्स आप सबमिट कर ही नहीं सकते, ये वैलिडेशन HTML5 ने ऑलरेडी दे के रखा है रिक्वायर्ड के अंदर, कि आपको पहले डालना पड़ेगा तभी आपको वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। तो क्या ये टेक्स्ट के लिए ही होता है? बिल्कुल नहीं, कोई भी इनपुट टैग के अंदर आप डाल सकते हैं। हाँ देखो, मैं जैसे कि पासवर्ड के अंदर रिक्वायर्ड डालना चाहूँ तो पासवर्ड के अंदर मैं रिक्वायर्ड डाल दूंगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं पासवर्ड का इनपुट ये है ना, इसको मैं यहाँ पे जाके सेव कर दूंगा, रिफ्रेश करूँगा। अगर मैं इधर कुछ डालता हूँ, पासवर्ड में आ गया। अगर मैं पासवर्ड में डालूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। हो गया। हमने ये दूसरे पेज में क्यों खोला? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लैंक दे के रखा है, समझे? अभी मैं इस ब्लैंक को हटा देता हूँ, ब्लैंक को हटा ही देता हूँ, मैं पूरी वैल्यू को ही हटा देता हूँ। देखना, सेव किया,
रिफ्रेश किया, वापस गया, मैं यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे डाला, सबमिट किया, इसी में ही खुला ना, चेंज हुआ? नहीं हुआ। अभी देखो मैं वापस चेंज करके दिखाता हूँ। टारगेट ब्लैंक, सेव, रिफ्रेश, बैक जाते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, यहाँ पे नेम डाला, पासवर्ड डाला, सबमिट में क्लिक किया, दूसरे में खुल गया। ठीक है, और देखो खुला क्या है, मैं जूम करके दिखा दूँ तो जूम नहीं होगा। हमारा मैग्नीफायर कहाँ गया? ये रहा, देखो prs.php। क्यों php prs डॉट? क्योंकि हमने एक्सटर्नल पहले दे के रखा है, नहीं याद है? देखो इसमें ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, समझे? ठीक है, आप इसका यूज़ भी समझ गए। तो हम रिक्वायर्ड की बात कर रहे थे, हमने इसके अंदर रिक्वायर्ड लगा दिया कि आपको रिक्वायर होना चाहिए। ये देखो आया, इसको किया, उसके बाद दूसरे में आया। अब हम जेंडर में भी डाल सकते हैं। हाँ, मैं जेंडर में जाता हूँ और जो रिक्वायर्ड है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, जो हमारा रेडियो बटन है उसके एट्रीब्यूट में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा और इसकी जाके इसको इनपुट टैब में पेस्ट कर दूंगा, सेव करूँगा। दोनों में करना पड़ेगा। सेव किया, अब मैं इसमें फिल करता हूँ, इसमें फिल किया, सबमिट में क्लिक किया, आ गया 1। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो 1 हो जाएगा। क्यों बोल रहा है 1 सिलेक्ट करने को? क्योंकि हमने इसका नेम सेम दे के रखा है, समझे? अब आप बोलोगे ये तो फिल है नहीं तो मतलब सबमिट नहीं होगा। नहीं, मैंने नेम इसका सेम दे के रखा है ना, समझो आप बात को। अब मैं सबमिट में क्लिक करूं, होगा सबमिट, ब्लैंक में खुल रहा है, दूसरे टैब में खुल रहा है। अच्छा, समझ गया। तो और कुछ नहीं कर सकते इसमें? कर सकते हैं, चलो हम लोग और बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे सबमिट बटन तो बता दिया, मैं यहाँ पे सबमिट बटन की वैल्यू भी डाल देता हूँ। वैल्यू मैंने लिख दी लॉगिन, सेव किया, रिफ्रेश किया, लॉगिन आ गया सबमिट की जगह, वैल्यू आ गई ना उस बटन के अंदर। हाँ ठीक है, वापस जाता हूँ इसके अंदर। वापस जाने के बाद देखो मैं आपको वापस बताता हूँ कि हमने यहाँ पे सबमिट बटन कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक लगा चुके हैं। तो इस ब्रेक को मैं कॉपी नहीं करता हूँ, जाने दो। यहाँ पे मैं वापस लेबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हॉबीज डाल देता हूँ, सही रहेगा, हॉबीज। ठीक है, हॉबीज डाल दिया। उसके बाद वापस से मैं यहाँ पे ले लूँगा इनपुट। हमने कौन कौन से इनपुट टैग सीखे? टैग सीखा, पासवर्ड सीखा, रेडियो सीखा। आप टेंशन मत लो कि कितने प्रकार के इनपुट होते हैं, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी हमारा टारगेट है कि सिंपल सा फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। इनपुट के बारे में हम बात करेंगे बाद में, ठीक है? एक बढ़िया से बेहतरीन लॉगिन फॉर्म भी बनाएंगे CSS के थ्रू। फिलहाल अभी हमको स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इनपुट टाइप में यहाँ पे दे देंगे चेक बॉक्स, ठीक है? चेक बॉक्स, सेव किया। मैं इसको एक काम करता हूँ, नया फॉर्म में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि बहुत देर से वो ओपन था। हो गया, तो देखिए चेक बॉक्स आ रहा है, बगल में लॉगिन आ रहा है। तो हमको क्या करना है, ब्रेक को उधर से उठाना है और ब्रेक को हमको डाल देना है, इसके पीछे डाल देते हैं। हाँ, यहाँ पे सेव आ गया। हॉबीज़, हाँ हॉबीज़ के अंदर हम डाल देते हैं, इसमें हॉबीज़ के अंदर भी हमको वैल्यू डालनी है। तो हॉबीज़ के बाद हमको क्या करना है, चेक बॉक्स तो डाल दिया। अब हम यहाँ पे एक लेबल और ले लेंगे, लेबल के अंदर हम डाल देंगे क्रिकेट। क्रिकेट के बाद इसके बाद मैं वापस एक चेक बॉक्स ले लूँगा। इतना हमारा काम पहले देख लो। क्रिकेट नीचे आया, क्यों नीचे आया? क्योंकि हमने ब्रेक के बाद डाला है, तो हम इसको हटा के इधर हटा के ब्रेक के ऊपर डाल देंगे, इस जगह पे। सेव किया, रिफ्रेश किया, आ गया क्रिकेट। क्रिकेट हो गया। ऐसे आपको जितनी मल्टीपल हॉबीज़ आपकी है वो भी डाल सकती है चेक बॉक्स के थ्रू। चेक बॉक्स में पता है क्या होता है, आप इसमें बार बार अनचेक भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो, ये फ़ायदा होता है चेक बॉक्स में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिकेट हो गया। अब इस इनपुट को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके वापस पेस्ट करता हूँ। पेस्ट किया, पेस्ट की जगह पे मैं चेक बॉक्स ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं वापस चेंज कर देता हूँ वैल्यूज़। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डांसिंग। हाँ, सेव किया। अब वापस एक ले लेते हैं जब करना ही है, पेस्ट। अब क्रिकेट को हटा के मैं यहाँ पे दे देता हूँ सिंगिंग। सिंगिंग डाला, सेव किया, रिफ्रेश किया, क्रिकेट आ गया, डांसिंग आ गया, सिंगिंग आ गया। आपके समझ में आया? लेकिन इसमें अभी भी दिक्कत है क्या?
वही वाली यार, जेंडर वाली। क्रिकेट में क्लिक होने पे यहाँ क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। सिंगिंग में क्लिक करूँ तो यहाँ अनचेक हो जाना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं है। इसके लिए हम क्या किए थे, लेबल में 4 लगाए थे, 4 नाम का एट्रीब्यूट और आईडी दे दिए थे। वही हम करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमारा हॉबीज़ यहाँ से चालू हो रहा है, तो मैं इसकी एक आईडी देता हूँ। मैं इसकी आईडी दे दूंगा, जो हमने यहाँ पे लिया है वही दे देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा पहचानने में। मैंने यहाँ पे आईडी दे दी और इस लेबल के अंदर जी मैं जाके 4 लिख देता हूँ। 4 के अंदर भी मैंने यहाँ क्रिकेट पेस्ट कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, क्रिकेट में क्लिक करूँगा, हो जाएगा। ऐसे ही मैं सब में कर लेता हूँ। क्रिकेट बाद में डांसिंग उठाता हूँ, डांसिंग में यहाँ पे जाके मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी दे दिया डांसिंग, और मैं इस डांसिंग में 4 में भी आईडी दे देता हूँ, डांसिंग। अब मैं सिंगिंग को ले लेता हूँ, सिंगिंग को कॉपी किया, लेबल के 4 में जाके मैं यहाँ पे सिंगिंग पेस्ट कर दिया, और इस इनपुट के अंदर जाके मैंने इसकी आईडी दे दी, इसको मैं पेस्ट कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया। इधर क्रिकेट सिलेक्ट हो रहा है, डांसिंग सिलेक्ट हो रहा है, सिंगिंग सिलेक्ट हो रहा है, सब हो रहा है। मल्टीपल आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हॉबीज़ किसी की एक होती है, किसी की मल्टीपल होती है, इसलिए हम इसमें हम जेंडर जैसा सिस्टम नहीं रखे। अगर आपको उसमें जेंडर जैसा सिस्टम रखना है तो आपको, जैसे मैंने पहले जेंडर में बताया, वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो आप सोच रहे हो भैया, जो इनपुट टैग के अंदर ये जो नेम नाम की प्रॉपर्टी है, ये क्या सब में लिखनी ज़रूरी होती है? हाँ, सब में लिखनी ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैंने यूज़र नेम लिखा, इसका नाम क्या, कोई यूज़र नेम, और मैंने इस नेम को PSW लिख दिया, यानी पासवर्ड शॉर्ट हैंड में। और यहाँ पे मैं जेंडर है, जेंडर के अंदर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नेम जेंडर दे के रखा है, तो इसका टेंशन नहीं है। इसकी मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। जो हमने रेडियो बटन दिया है उसकी एक वैल्यू रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या जा रहा है वो पता चलेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू दे दूँ तो ये हमारा किसका इनपुट है, ये हमारा मेल का है। मैं यहाँ पे मेल, एक काम करता हूँ, मैं ये सब आपको बताता नहीं हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रिक्वायर्ड तक ही रहने देता हूँ। मैं खाली आपको ऊपर वाले में यूज़र नेम डाल के दिखाता हूँ। सेव किया, नेम के अंदर F5 प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डाला, ये सिलेक्ट किया, क्रिकेट डाला। अब लॉगिन किया तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ। मैग्नीफायर कहाँ हो, जूम हो जाऊँ, ये देखो यूज़र नेम आ रहा है, मतलब यूज़र नेम के अंदर किसी ने डाला है ये, और पासवर्ड के अंदर डाला है ये। जेंडर, अभी मैंने जेंडर में कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, समझे आप इसका मतलब। मैंने पासवर्ड के अंदर PSW डाला है ना, तो ये जो डेटा होता है वो जाता है डेटाबेस के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू जो लगी हुई है वो गेट है, गेट है। देखो मैं यहाँ पे जाके इसकी जो मैंने क्या बताया था आपको मेथड, यहाँ पे गेट लगा हुआ है पहले से बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँ, एक मिनट, POST पोस्ट कर दूँ, सेव क्यों, रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डालूँ, पासवर्ड डाला, मेल डाला, सिलेक्ट किया, सबमिट किया। अब आया क्या, नहीं बताओ आया कि नहीं आया। मैग्नीफायर आ जाओ, बता दो थोड़ा आया कि नहीं आया। जूम होना है यार, ये देखो आया, उसके आगे नहीं आया। और दूसरी फाइल में देखो, बता देता हूँ, आ रहा था, ये रहा, दूसरी फाइल थी, उसको हटा दिया, इसमें आ रहा है नहीं। तो आप समझ गए गेट और पोस्ट का इतना काम होता है, गेट और पोस्ट का। ये भी बहुत ज़्यादा सोचने वाला रहता है कि आपको कहाँ पे गेट लगाना है और कहाँ पे पोस्ट लगाना है, वो सिक्योरिटी के हिसाब से रहता है। इसको हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं आगे हम क्या देख सकते। आप इतना तो समझ गए होंगे कि इनपुट टैग के अंदर नेम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हम आगे कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे एक्चुअली कैसे वर्क होता है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, वो भी फॉर्म के रिलेटिव ही आएगा, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और आपको इतना प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप आगे कर पाएंगे। तो अभी तक के लिए बस मैं इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट कर देता हूँ, अभी का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं फिर से, मैं यहाँ पे HTML के सीरीज़ चला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए,
HTML के अभी 18 वीडियो हो चुके हैं टोटल। यहाँ पे वीडियो टैग जो था ऑडियो वो लास्ट था, इसके बाद फॉर्म आ जाएगा जो आप अभी देख रहे हो। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आपको फॉर्म के बारे में और कुछ जानने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। जिनको लगता है यार मुझे वेब डेवलपर बनना है, ठीक है, उसको शेयर कर देना, पूरा प्लेलिस्ट ही शेयर कर देना। तो अभी तक के लिए बस इतना। अगले नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब इससे हम लोग फॉर्म टैग पार्ट 2 में मिलेंगे। उसके हम और भी एट्रीब्यूट और कुछ जानेंगे। जो रीसेट बटन हो गया वो कैसे काम करता है वो हम पार्ट 2 में जानेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।